गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। वो चीज़ है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू फरवरी 2026 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसमें बहुत बड़ा कुछ डाटा निकल के आया हुआ है कि लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आ रहा है कि मार्केट इतना गिरा क्यों है और गिर क्यों रहा है। तो इसके पीछे का जो डाटा मैंने लिया हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का फरवरी मंथ का जो रिव्यू हुआ उसमें से लिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और ऑथेंटिक डाटा है। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं। अभी इंडिया की एनाटॉमी क्या थी और जियोपॉलिटिकल शॉक क्या लगा है और इंडिया का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। तो इसमें चार चीज़ें दी हुई है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। पहला है बेसलाइन, दूसरा है शॉक, तीसरा है वल्नरेबिलिटीज और चौथा है बफर्स। तो बेसलाइन क्या था कि FY26 में जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया था 7.6%। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो अपना लोअर में चल रहा था वो था 2.75%। ये अपना बेस था जहाँ पे हम लोग खड़े थे। तो बाद में शॉक क्या लगा? पहला शॉक लगा कि ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, यानी क्या हुआ है कि ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस ने मिलकर अटैक किया है, वॉर किया है। तो इससे क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया है, यानी बोला जाए तो 90% या 100% क्लोज हो चुका है। इससे क्या हुआ है, ब्रेंट क्रूड का सर्ज हुआ है, ब्रेंट क्रूड बढ़ा हुआ है 9% से 80 पर बैरल, डॉलर 80 पर बैरल। ये जो डाटा लिया हुआ है वो इकोनॉमिक अफेयर्स के उनके पीडीएफ से लिया हुआ है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड लगभग चल रहा है 106 107 रुपए पर डॉलर बैरल। और एलएनजी की प्राइजेस स्पाइक स्पाइक हुई है 50%। और हमारी ज़रूरतें क्या थी वल्नरेबिलिटीज में अगर देखा जाए तो हम 88.6%, यानी मैं राउंड ऑफ करूँ तो 89% हम लोग डोमेस्टिक क्रूड इंपोर्ट करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी है क्योंकि हमें क्रूड प्रोड्यूसिंग कंट्री ने क्रूड इंपोर्ट करते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि कैपिटल आउटफ्लो होता है, यहाँ से हमारा डॉलर निकल जाता है, पैसा निकलता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और रुपए के ऊपर उसका स्ट्रेस आता है। समझ में आया आपको? चौथा चीज़, हमारे पास बफर क्या है, इसको संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास डॉलर 725.7 बिलियन इतना फॉरेक्स रिजर्व है जो 11 प्लस मंथ का इंपोर्ट कवर कर सकता है। राइट? तो बहुत बड़ा बफर है। हिस्टोरिक लो करंट अकाउंट डेफिसिट है, 0.8% है। क्रूड सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड अक्रॉस 40 नेशंस है, हमारा एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, 40 कंट्रीज के ऊपर हम वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि हम कहाँ खड़े थे, हमें शॉक क्या लगा, उससे हमारी ज़रूरतें क्या थी और वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये स्लाइड में इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं। राइट? तो ये सेकंड स्लाइड है, इसमें दिया हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी हमारा जीडीपी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। FY26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% है और प्रोजेक्टेड अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि क्राइसिस आया है, 7% से 7.4%। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कैप्चर की है, बेस्ट 2022-23 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इसमें इन्होंने कैप्चर कॉम्प्रेंसिव डिजिटलाइजेशन एंड इवॉल्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो डिजिटलाइज जो इकोनॉमी हुई है उसका भी इसमें असर दिखना चाहिए जीडीपी के कैलकुलेशन में। इसके लिए वो उन्होंने बेस रेट चेंज किया हुआ है, बेस ईयर चेंज किया हुआ है। वो किया हुआ है 2022-23। राइट? तो पहला चीज हुआ कि चार चीजें हैं, हम कहाँ खड़े थे, शॉक क्या लगा, हमारी जरूरतें क्या है और हम उसको कैसा फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ कहाँ से कहाँ आया है, यानी थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। अभी ये ऑपरेशन इपिक फ्यूरी से तीन चीजें हुई है। वो क्या हुई है वो देख लेते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाए तो रिएक्शन फास्ट करे, या ऐसी कोई चीज जो आपको चीज करनी है उसका रिजल्ट फास्ट आए, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसमें कैटलिस्ट क्या हुआ है, यूएस इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान ओवर द वीकेंड। यूएस इजराइल ने मिलिट्री स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर। इससे रिजल्ट क्या है कि उनका जो ईरानियन लीडर थे खेमेनाई, वो उनका यानी देहांत हो गया, डेथ हो गई उनकी। इससे रिटालिएशन में उन्होंने क्या किया कि ईरान ने गल्फ कंट्री जितने भी उनके आजू बाजू थे उनके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंची, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कोलैप्स हुआ है। अभी पूरा कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन जो उनका रिपेयरिंग को टाइम लगेगा, उनको फिर से ऑयल बनाने में, रिफाइन करने में टाइम लगेगा। तो ये उन्होंने रिटालिएशन में किया। इससे डिसरप्शन क्या हुआ, कंप्लीट शटडाउन ऑफ रीजनल एयर स्पेस। वहाँ की जो एयरलाइंस थी, वो एयर स्पेस थी, कंप्लीट शटडाउन हो गई। स्ट्रैंडिंग पैसेंजर्स एंड सर्विंग ग्लोबल लॉजिस्टिकल हब्स। तो इससे क्या हुआ कि पैसेंजर लोगों को आना जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और लॉजिस्टिक जो वहाँ से गुजरता था, ट्रांसपोर्ट जो होता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो रुक गया है। तीन चीज़ें हुई, वार का कैटलिस्ट हुआ, रिटालिएशन में उन्होंने बाकी गल्फ कंट्री पे स्ट्राइक किया, इससे डिस्ट्रप्शन हो गया। इससे क्या
एक चीज सीख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक टेक अवे क्या है जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स ने बताया है। स्पेकुलेशन रिगार्डिंग द एंड गेम ऑफ लाइफ, यानी वार खत्म होगा, ये एंड गेम आप निकाल दो दिमाग से, क्योंकि वार कहीं ना कहीं चलने वाला है। बट अनप्रेसिडेंटेड वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम इज नाउ द बेस्ट। यानी आप सोच नहीं सकते इतना वोलेटिलिटी होगा फाइनेंशियल मार्केट में, और मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम इज नाउ द बेस्ट लाइन। मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम का मतलब होता है आपका जीडीपी क्या है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आपका रुपये का वैल्यू क्या है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, ये हुआ इकोनॉमिक आउटकम। तो ये नया बेसलाइन बनने वाला है, उसके ऊपर ही आपको काम करना है। तीसरा स्लाइड में दिया हुआ है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो आपको दिख रहा होगा रेड स्पॉट, यहाँ से 20% ऑफ ग्लोबल ग्लोबल ऑयल फ्लो निकलता है, यानी वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, वो रूट है। ऑपरेशंस आर करंटली पैरालाइज, वो ऑयल वहाँ से निकलना वो खत्म हो गया लगभग, ड्यू टू कंप्लीट विड्रॉल ऑफ मेरीटाइम इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस निकलता है उन जहाज़ों का, जो ऑयल लेके आते हैं, टैंकर आता है, वो उन्होंने कंप्लीट बंद कर दिया क्योंकि रिस्क बढ़ गई है। इससे क्या हो गया, ब्रेंट ब्रेंट क्रूड जो है वो +9% बढ़ा है, $80 पर बैरल। ये जो मैं आपको $80 पर बैरल जो बोल रहा हूँ, ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स के डाटा में वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 106-107 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का रेट चल रहा है। एलएनजी प्राइसेस 50% से स्पाइक हो गई। इफ द स्ट्रेट रिमेन्स वल्नरेबल टू डिसरप्शन, वहाँ पे डिसरप्शन चलता रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अच्छे तरीके से काम ना कर सके वहाँ से, अ सीवियर जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम विल इनवाइटेबली रिटर्न टू एनर्जी मार्केट। इससे क्या होगा कि एनर्जी मार्केट में रिस्क बढ़ेगा, ऑयल का रेट बढ़ेगा, बहुत सारा दिक्कतें आएगा, एलपीजी एलएनजी का रेट बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे होने वाला है। अभी हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट का, 88.6% क्रूड ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी मोटा मोटी देखा जाए राउंड फिगर में 89%, उसमें से मिडल ईस्ट से 46.9, यानी राउंड अप करो तो 47% मिडल ईस्ट से आता है, जहाँ पे अभी वार चल रहा है। 34.6 राउंड अप करूँ तो 35% यूरेशिया यानी रशिया से आता है। 7.2% वो हमारा नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो हम लोग कहीं एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओपेक शेयर जो है ये 50.1%, यानी 50% हमारा ऑयल गल्फ कंट्री से आता है, और वहाँ पे अभी वॉर चल रहा है। अभी ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से आप जो देखोगे, आप जो मैंने जो सवाल पूछा था कि मार्केट गिर क्यों रहा है, तो इसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। इससे हुआ क्या है, क्रूड ऑयल अगर 10% बढ़ता है तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन 30 बीपीएस बढ़ता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अज्यूमिंग फुल पास थ्रू पर आरबीआई सेंसिटिविटी मॉडल, आरबीआई का जो सेंसिटिविटी मॉडल है उसके हिसाब से है। और अगर वो रेट पूरा पास ऑन कर दिया जाए कस्टमर के ऊपर, इंडियन कंज्यूमर के ऊपर, तो इससे ये असर दिखता है। तो 10% अगर क्रूड ऑयल का स्पाइक आता है तो 30 बीपीएस इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। अभी करंट हम कहाँ पे खड़े हैं और वही इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट इज मैनेजेबल, इमीडिएट इम्पैक्ट आए तो मैनेज हो सकता है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन सीट सेपर नियर द लोअर बाउंड ऑफ 2.75%। हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी हमारा लोअर लेवल पे है, 2.75%, जनवरी 2026 का डाटा है। प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, इससे हम उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो। बिफोर ब्रीचिंग आरबीआई टॉलरेंस बैंड, आरबीआई का जो बैंड है उसके ऊपर जाने के पहले ही हम लोग उसको उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.75% है। अगर 10% क्रूड ऑयल स्पाइक होता है तो 30 बीपीएस हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे असर गिरता है। दूसरा चीज, अगर वही क्रूड ऑयल $10 पर बैरल बढ़ता है तो 0.3% से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का वित्तीय घाटा। गवर्नमेंट का वित्तीय घाटा कैसे होता है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता है टैक्सेशन से, और उसको खर्चा करती है, स्पेंड करती है। अगर स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई और उनका रेवेन्यू कम हुआ तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। अभी ऑयल का अगर रेट बढ़ गया ब्रेंट क्रूड का, तो उनको ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है बाहर, तो इनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू कम कलेक्ट होगा, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना शानदार कैलकुलेशन दिया हुआ है इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। 10% अगर क्रूड ऑयल स्पाइक होता है तो 30 बीपीएस से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और $10 पर बैरल से अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे 10% है इसे, और यहाँ पे $10 है, तो इससे 0.3% करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होना है वो भी देखते हैं। द रिस्क टू इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नाउ स्ट्रक्चरली एलिवेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो उनको पेमेंट करना है क्रूड ऑयल जो इम्पोर्ट हो रहा है तो वो बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट एंड आरबीआई मस्ट अंडरटेक पीरियडिक रिगरस स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर वेरियस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज।
तो उनका बोलना है कि आरबीआई ये सब सिनेरियो को बैक ऑफ द माइंड रख के कुछ उनका रिगरस टेस्टिंग करे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि अगर ऐसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक रहा तो क्या हो सकता है, राइट? वो करना जरूरी है। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव, कुछ होने के पहले, टू प्रिवेंट टेम्पररी प्राइजेस शॉक। ऐसा कोई प्राइस इंक्रीज होगा तो शॉक एब्सॉर्ब कर सके, इसके लिए थोड़ा प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होना जरूरी है। फ्रॉम बिकमिंग स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस का मतलब होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना, रुपीज डिप्रिशिएट होना। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक चीज है, इसके इम्बैलेंस ना हो इसके पहले प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो ये दो स्लाइड ध्यान में रखिए। 10% अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो 30 बीपीएस से इन्फ्लेशन बढ़ता है। $10 से अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज होता है तो 0.3% से डेफिसिट बढ़ता है। और इससे होता क्या है, तो इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? हायर इंपोर्ट बिल्स ऑर्गेनिकली वीकन द करेंसी बाय इंक्रीजिंग डॉलर डिमांड फॉर इसेंशियल एनर्जी सप्लाईज। इससे क्या होगा कि अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा तो आपको ज़्यादा डॉलर का पेमेंट करना है, इससे आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और इससे रुपीज़ के ऊपर प्रेशर आएगा और इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होगा। तो ऑलरेडी हो चुका है 5.8%। ये डाटा है एज ऑफ February 17, 2026। इसके बाद का मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन जो आरबीआई, जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स ने दिया हुआ है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा? कैपिटल आउटफ्लो बढ़ेगा। कैपिटल आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ? जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी ड्राइव्स सबड्यूड कैपिटल फ्लोज एज ग्लोबल इन्वेस्टर रैपिडली रिट्रीट टू सेफ हेवन। इससे क्या होगा कि जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो यहाँ से कैपिटल निकाल के कहीं सेफ हेवन में जाना चाहेंगे, वो गोल्ड में जाना चाहेंगे, वो यूएस बॉन्ड में जाना चाहेंगे, कहीं और कंट्री के डेट में जाना चाहेंगे। तो वो थोड़ा रिस्क कम करना चाहते हैं। ये हुआ क्यों है सब चीज़ें? क्योंकि वार घोषित हुआ है, वार चल रहा है, क्रूड का रेट बढ़ चुका है। क्रूड का रेट बढ़ने से अगर 10% से बढ़ता है तो 30 बीपीएस से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर डॉलर 10 बैरल से बढ़ता है तो 0.3% से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया, उससे वजह से रुपीज डिप्रिशिएट हो गया। रुपीज डिप्रिशिएट हुआ तो यहाँ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहीं सेफ हेवन में जाना चाहेगा, इसके कारण मार्केट गिरा है। यही वैलिड रीजन है, राइट? और जो मैं आपको डाटा बोल रहा हूँ ये कहीं से लिया हुआ नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पीपीटी से या उनके पीडीएफ से लिया हुआ है, जो आपको आरबीआई के वेबसाइट पे या उनके वेबसाइट पे पढ़ने को मिल जाएगा। अभी उन्होंने ही बोला है कि अगर जीडीपी का मोमेंटम ऐसे ही आपको रखना है तो इसका इन्होंने एक स्ट्रेस टेस्ट किया हुआ है। अगर $80 पर बैरल के जोन में रहा तो सेफ जोन में है, 80 टू 100 पर बैरल रहा तो वार्निंग जोन में है, और मोर देन 100 रहा तो स्ट्रेंज जोन में। और ऑलरेडी आज देखा जाए तो 115 116 तक क्रूड ऑयल गया था, ब्रेंट क्रूड। अभी 107 106 पे चल रहा, तो 100 का लेवल उसने क्रॉस किया। तो ये हमारे लिए स्ट्रेंज जोन यानी खतरे की घंटा है, राइट? तो इसमें दिक्कत क्या है? तो सिनेरियो बिल्डिंग एक्सरसाइज इंडिकेट्स दैट व्हाइल एक्सटर्नल बैलेंसेस एंड करेंसी फेस इमीडिएट, यानी एक्सटर्नल बैलेंस आपको ज़्यादा पेमेंट करना है और करेंसी आपकी डिप्रिशिएट हो रही है। इससे मेजर मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी पजेस रोबस्ट कैपेसिटी, रोबस्ट एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। ये क्या, वो जो एब्सॉर्ब है, वो जो शॉक को कर तो लेंगे, लेकिन इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा, रुपी डिप्रिशिएट हो जाएगा, राइट? तो आपको ये जरूर देखना है कि $80 के नीचे रहा तो सेफ है, 80 टू 100 रहा तो वार्निंग जोन है, और 100 के ऊपर गया तो आपको स्ट्रेन जोन है, यानी आपके लिए खतरा है। अभी ये जो मैंने आपको 3-4 स्लाइड दिखाई, पहला ध्यान में रखिए, 10% क्रूड ऑयल स्पाइक होता है तो 30 बीपीएस से इन्फ्लेशन बढ़ता है। $10 बैरल से अगर क्रूड इंक्रीज होता है तो 0.3% से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से आपका इंपोर्ट बिल, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा करना है तो रुपीज डिप्रिशिएट होता है। रुपीज डिप्रिशिएट होता है तो यहाँ से एफआई बाहर निकलता है, यानी कैपिटल सेफ हेवन में जाना चाहता है। वो इस सेफ हेवन में जाएगा तो आपका मार्केट गिरेगा। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और ये बताया कि 80 80 100 और 100, जो मैंने आपको स्लाइड बताई है। अभी इसका ये जो इशू है ये खाली उन्हीं उन्हीं सेक्टर तक, यानी एफआई तक, मैक्रो इकोनॉमिक तक ही नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट है फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल पे आने वाला है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है क्रूड ऑयल के, हाईली सेंसिटिव टू द 50% सडन स्पाइक इन ग्लोबल एलएनजी प्राइसेस थ्रेटनिंग एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट स्टेबिलिटी। इससे क्या होगा? एलएनजी बढ़ गया है तो फर्टिलाइजर का कॉस्ट बढ़ेगा, उससे फार्मर्स लोगों का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर असर आ सकता है। और पेट्रोकेमिकल जो डायरेक्ट डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल का, ये डायरेक्टली एक्सपोज टू बोथ क्रूड अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स एंड एग्रेसिव इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अलोंग द सप्लाई चेन।
पेट्रोकेमिकल का क्या होगा, डायरेक्टली एक्सपोज है क्रूड ऑयल के लिए, तो इससे एग्रेसिव इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो बनते हैं, और इससे सप्लाई चेन के ऊपर भी असर आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। कंस्टेंट वार्निंग इन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ एक्सटर्नल शॉक्स परसिस्ट, अगर एक्सटर्नल शॉक ऐसे ही रहा, लॉन्गर स्टैंडिंग इंटरनल इशू, जो बड़े समय से इशू है जो इंटरनल में है इंडिया में, सच एज अनबैलेंस स्टेट लेवल डेवलपमेंट एंड अनसस्टेनेबल फिजिकल हेल्थ इन सर्टन स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का फिजिकल डेफिसिट अच्छा नहीं है, अनबैलेंस स्टेट लेवल डेवलपमेंट है और अनसस्टेनेबल फिजिकल हेल्थ है। इससे क्या होगा कि देखिए, इंडिया बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे क्रूड ऑयल का शॉक तो वो सह लेगा, लेकिन जब कभी भी स्टेट का वो प्राइस बढ़ाने का टाइम आएगा, वो टाइम पे उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ा रहा स्टेट का, तो वो वहाँ पे इशू खड़े होंगे। इसके लिए क्या करना है, विल क्विकली ट्रांसफॉर्म इनटू बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन दिस वाइटल डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसके लिए उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो करना क्या है कि स्टेट, सेंट्रल लेवल तो ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा, लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेट का फिजिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका स्पेंडिंग ज़्यादा है, उनका रेवेन्यू कम है। लेकिन इससे इंसुलेट होने के लिए बहुत सारा चीज़ है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास 725 बिलियन डॉलर तक है, फिजिकल कुशन है हमारे पास, क्योंकि 0.8% ही करंट अकाउंट डेफिसिट है एज कम्पेयर टू जीडीपी, और 40 प्लस कंट्री से हमारा डाइवर्सिफाइड है, जहाँ से हम ऑयल सप्लाई लेते हैं, राइट। ये टेम्पररी शॉक हो सकता है, लेकिन ये जो डर का माहौल बना हुआ है मार्केट में एफआईआई के कारण, वो वहाँ से सेफ होने में जाना चाहता है, क्योंकि ये जो वार का इशू है ये इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं, प्रोलॉन्ग कंडीशन में होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे यूक्रेन में भी हुआ, लेकिन यूक्रेन की वजह से ऑयल सप्लाई एशिया का कुछ दिक्कत आया नहीं, वो आया आपको यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन अभी जो ईरान में हुआ है, इसकी वजह से एशियन कंट्री के ऊपर प्रेशर बना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बना हुआ है इंडिया, चाइना, जो नेट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल के। अभी इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें बताई, इसमें दो तीन चीज़ें बताई हुई है, गवर्नमेंट पॉलिसी, रिसोर्स मैनेजमेंट और फॉरेन कैपिटल। इसमें दो चीज़ें हैं कि रिसोर्स रिप्रायोरिटाइजेशन करना है। वो क्या करना है, द कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर्स एन एब्सोल्यूट अर्जेंट नीड फॉर फिजिकल नेचुरल रिसोर्स बफर, फिजिकल नेचुरल जो बफर है, राइट, क्रूड ऑयल का, वो बढ़ाना है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली प्रायोरिटाइज रिप्रायोरिटाइज फिजिकल अलोकेशन इमीडिएटली टू सिक्योर एंड मेंटेन दिस स्ट्रेटेजिक रिजर्व। उनको बोलना है कि जो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, स्टेट और यूनियन दोनों ने मिला के बढ़ाने चाहिए, तो ये रिप्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। एफडीआई रिटेंशन स्ट्रेटेजी, एफडीआई को कैसे रिटेन करना है, ग्लोबल वोलेटिलिटी ट्रिगर्स अ रिट्रीट टू सेफ हेवन मार्केट, ग्लोबल वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो एफडीआई कहीं सेफ हेवन में जाएगा। Attracting and retaining foreign direct investment, that is FDI, now demand absolute certainty, predictability and stability in tax policies and administration। तीन चीजें हैं, सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन टैक्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा जो चौथा चीज है, स्टेबिलिटी इन टैक्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटरनल मैटर है, ये अच्छा चल रहा है। लेकिन सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफडीआई को अगर यहाँ पे रिटेन करना है तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक जो उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो चीज बोल रहा है, राइट। अभी फ्यूचर प्रूफ अगर होना है इंडिया को, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और बहुत अच्छा डाटा है, इससे आपको बहुत सारा आप समझ सकते हो चीज़ें कि कितना बढ़िया से मैनेज होता है। फ्यूचर प्रूफ अगर होना है तो इन्होंने तीन चीज़ें बोला है, फ्री ट्रेड मैक्सिमाइजेशन, क्वालिटी एंड इनोवेशन, द एआई इम्पेरेटिव। फ्री ट्रेड मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बिजनेसेस मस्ट एग्रेसिवली एंड प्रोएक्टिवली लिवरेज ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उनका बोलना है कि बिजनेसेस ने एग्रेसिवली लिवरेज करना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू कैप्चर शिफ्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। उन्होंने कैप्चर करना चाहिए ग्लोबल सप्लाई चेन जो अभी दिक्कत में है या अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको लिवरेज करके अच्छा प्रॉफिट कमाए, नया मार्केट ओपन करे, राइट। ये बताया फ्री ट्रेड मैक्सिमाइजेशन। क्वालिटी एंड इनोवेशन में बोला क्या है, सर्वाइवल एंड एक्सपेंशन इन डिसरप्टेड ग्लोबल मार्केट। अगर सर्वाइव रहना है और एक्सपांड करना है तो रिक्वायर एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग परमानेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी रिसर्च एंड आर एंड डी। क्या करना है, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा परमानेंट तीन चीजों के लिए, क्वालिटी, रिसर्च एंड आर एंड डी। क्यों, क्योंकि आपको सर्वाइव एंड एक्सपांड करना है इन डिसरप्टेड ग्लोबल मार्केट्स में। और ये आज की चीज़ नहीं है, यूक्रेन के बाद ईरान हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो इसमें अगर सर्वाइव रहना है आपको तो क्वालिटी, रिसर्च एंड आर एंड डी पे काम करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके साथ हुआ है उसके साथ आपको उसको कैपिटलाइज करके अच्छा वहाँ पे काम करना है, नए सप्लाई चेन खोलने हैं।
द एआई इम्पेरेटिव। अभी जो मार्केट गिरा है वो गिरा है आपके ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लेकिन इसके पहले जो गिरा था वो एआई के कारण गिरा था। क्यों गिरा था उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री वो सर्विस बेस है और उसके ऊपर उसका असर बहुत आने वाला है, इसके लिए वो गिरा था। लेकिन इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ एआई विल रेडिकली रिशेप द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन सर्विस सेक्टर। अगर उसका रैपिडली यूज हो गया एआई का, होने ही वाला है, तो इससे जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया का आईटी सर्विस सेक्टर का, वो खत्म हो सकता है या रीशेप हो सकता है। इसीलिए अर्जेंट मीनिंगफुल एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर मैंडेटेड टू प्रिपेयर द यूथ फॉर दिस इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम। इसके लिए अर्जेंट और मीनिंगफुल एजुकेशनल रिफॉर्म लाना है इंडियन यूथ के लिए। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करके उसका कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ अच्छी नौकरियाँ डेवलप कर सकते हैं, कुछ यूनिकॉर्न बना सकते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अभी ये लास्ट का स्लाइड है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, लेकिन इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। एन एरा वेयर स्टेबिलिटी कमांड द हाईएस्ट प्रीमियम। आप इस स्लाइड से एक ही ध्यान में रखिए कि जहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी वहाँ पे हाईएस्ट प्रीमियम रहेगा, अच्छा लोग यहाँ पे एफडीआई रहेगा, एफआई रहेगा। तो आज जो मार्केट गिरा हुआ है वो गिरा हुआ है ब्रेंट क्रूड की वजह से। क्रूड का रेट बढ़ा है, क्रूड का रेट बढ़ा है ईरान वॉर के कारण, स्टेट ऑफ हार्मोज के कारण, क्योंकि अपना 50% जो अपना इम्पोर्ट डिमांड है वो वहीं से कंप्लीट होता है। 10% ऑयल बढ़ता है तो 30 बीपीएस इन्फ्लेशन बढ़ता है। $10 से अगर क्रूड इंक्रीज होता है तो 0.3 अकाउंट से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है आपका तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा करना है। अगर वो आपको ज़्यादा करना है तो करेंसी वीक होता है। करेंसी वीक होता है तो आपका एफडीआई यहाँ से निकलने का कोशिश करता है, इसके कारण मार्केट गिरता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। और जो भी यहाँ पे आपको जो भी मन में डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितना हो सके उतना मैं उसको आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।